नमस्कार। उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम अनिल कुमार सिंह, अनिल सर के नाम से जो है जाने जाते हैं और आपके लिए जो है भारतीय संविधान का ये तीसरा वीडियो लेके हम आ रहे हैं। और इस वीडियो में जो है 1909, 1919 और 1935 के जो भी जो है एक्ट है, अधिनियम है, उसको लेके, और ये जो एक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से और ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो जरूर आप देखें ताकि आपको जो है इसका लाभ मिल सके और इससे जो है आप लाभ उठा सकें। इससे जरूर आपको जो है काफी क्वेश्चन मिलेंगे, पीसीएस से लेके जो है लोअर पीसीएस, यूडीए, एलडीए, वनडे एग्जाम, पेट का भी एग्जाम आ चुका है, तो पेट के लिए भी जो है काफी महत्वपूर्ण है ये वीडियो। और इस वीडियो से आपको जो है वो हर क्वेश्चन मिलेंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। आइए हम शुरू करते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 1909, इसे मार्ले मिंटो इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले जो था वो भारत का सचिव था और मिंटो जो है भारत का वायसराय था, और इन्हीं के द्वारा ये एक सुधार अधिनियम लाया गया था। कहने के लिए केवल सुधार था, लेकिन यह उस समय की परिस्थिति के अनुसार बांटो और राज्य करो की नीति के आधार पर ये अधिनियम लाया गया। उस समय भारतीय राजनीति में बड़ी उथल पुथल मची हुई थी। कर्जन के द्वारा जो है 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल जो है बौद्धिक शिक्षा का जो है एक राजनीतिक केंद्र बन चुका था, तो कर्जन ने जो है सामुदायिक आधार पे जो है बंगाल का विभाजन करके, क्योंकि वहां से जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उसको कमजोर करना चाहता था, 1905 में जो है बंगाल का विभाजन किया। उसके साथ ही जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और उसी समय ब्रिटिश सरकार ने जो है भारत में जो है सांप्रदायिकता का एक दांव चला और 1906 में बंगाल के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। सलीमुल्लाह जो बंगाल का नवाब था, उसी के द्वारा जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और आगा खां के नेतृत्व में जो है मिंटो से मुस्लिम लीग ने मुलाकात की और भारत में जो है मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र, मताधिकार की मांग की, और इस तरीके से भारत को बांटने के लिए जो है एक प्रयास, जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, यह लाया गया। उस समय कई ऐसे जो है राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, उससे भी निपटना था सरकार को, जिसमें आप देखिए अनुशीलन समिति, खून के बदले खून, जो उसका आइडियोलॉजी थी, उस आधार पे जो है वो संघर्ष कर रही थी। इसलिए तमाम जो गतिविधियां भारत में चल रही थी, उस गतिविधियों को खत्म करने के लिए जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जो है यह सुधार सर अरुंडेल समिति के आधार पे जो है तैयार किया गया था। और आप हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि बंगाल का जब विभाजन हुआ 1905 में, और पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, और करजन के जाने के बाद से जब मिंटो भारत का वायसराय बना, तो उसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम अरुंडेल कमेटी था, और इसी के आधार पे जो है, इसी कमेटी के आधार पे जो है यह भारत परिषद अधिनियम 1909 में ये लाया गया था। इसमें आप देखिएगा केंद्रीय विधान परिषद में जो है पहले सदस्यों की जो संख्या थी वो 16 थी, उसको बढ़ा के जो है 60 कर दी गई, और टोटल संख्या जो केंद्रीय विधान परिषद में थी वह आपके 69 थी, जिसमें से जो है 37 शासकीय और 32 जो है अशासकीय सदस्य इसमें होते थे। इस तरीके से जो है ये 32 जो अशासकीय
सदस्य थे, ये निर्वाचित होके आते थे, और इसमें से जो है 27 जो है वो सीधे निर्वाचित होते थे, और 5 जो है सदस्य वह गवर्नर जनरल के द्वारा वो मनोनीत किए जाते थे। और जो 27 सदस्य निर्वाचित होके आते थे, इसमें आपके जो है धर्म, वर्ग और विशिष्टता के आधार पे जो है इनको चुना गया। और आप देख सकते हो कि इसी आधार पे जो है भारत में एक सामुदायिक, एक भेदभावपूर्ण निर्णय लिए गए। ये निर्वाचन पद्धति एक भेदभावपूर्ण थी आपके जो है, और इस तरीके से जो है यहाँ पे एक भेदभावपूर्ण एक समाज की स्थापना की शुरुआत यहाँ पे जो है मार्ले मिंटो के द्वारा किया। प्रांतीय विधान परिषदों में भी जो है जो सदस्यों की संख्या थी उनकी संख्या को बढ़ा दी गई यहाँ पे, और प्रांतों को भी अधिकार दिए गए, कानून बनाने का अधिकार इनको दिया गया आपको जो है। और यहाँ पे इस भारतीय परिषद अधिनियम की सबसे बड़ा यदि कोई दोष था तो वो आपके जो है मुसलमानों के लिए एक पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करना, हिंदू मुस्लिम को अलग करना। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन मोटो यही था कि हम धर्म के आधार पे भारत को बांट के और कमजोर करें और भारत में लंबे समय तक शासन करें। 1885 में कांग्रेस का स्थापना हो चुका था, और कांग्रेस एक ऐसी मुख्य पार्टी थी जो राजनीतिक भारत में स्वतंत्रता के लिए एक लड़ाई लड़ रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य यही था कि किसी तरीके से जो है इस स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी इसको कमजोर करना, और कमजोर करके जो है लंबे समय तक शासन करना। और मार्ले ने जो है मिंटो को लिखा भी था आपके जो है कि हम एक नाग का दांत बो रहे हैं जो भविष्य में काफी खतरनाक होगा। हुआ भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र देना, इसके आधार पे जो है मुस्लिम लीग ने जो है एक अलग रास्ता अपना लिया। और देखा जाए तो 1932 में जो है चौधरी रहमत अली जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे, सबसे पहले इन्हीं के द्वारा जो है पाकिस्तान जो शब्द है, वर्ड है, ये दिया गया। और 1940 में जब लाहौर का मुस्लिम लीग का एक सेशन चल रहा था जिसके अध्यक्ष आपके मोहम्मद अली जिन्ना थे, सिकंदर हयात खान ने जो है अलग पाकिस्तान की जो मांग का विधेयक था वो मुस्लिम लीग के सेशन में पेश किया, और इस तरीके से मुस्लिम लीग ने जो है एक पाकिस्तान की मांग जो कर दी, और जिसकी सांप्रदायिकता के आधार पे जो है भारत को बांटने की जो शुरुआत हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, इसकी पूर्ति 1947 में हुआ। और इस कॉमनल के आधार पे जो डिवाइडेशन इंडिया ब्रिटिश इंडिया का हुआ था जिसमें 10 से 12 लाख लोग मारे गए, लाख 1.5 करोड़ तक के लोग जो है वो माइग्रेट हो गए, एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए, शरणार्थी बन गए। और जो आग उन्होंने लगाई वह आग आज भी जल रही है। बंटवारा के बाद से नवंबर 1947 में जो है पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया। तो दोस्तों आप देखे होंगे कि 1965 में, 1971 में, 1999 में जो है इंडिया पाक वार हुए। आज भी ये दो मुल्क जो है नफरत की आग में जल रहे हैं। यदि पाकिस्तान इस नफरत की जो आग है, जो सोच है उसकी वो बदले तो 100% जो है साउथ ईस्ट एशिया में बहुत कुछ शांति निर्भर करेगी। लेकिन ये दोनों देशों पे निर्भर करता है कि साउथ ईस्ट इंडिया में जो है कैसे जो है हम शांति को जो है बहाल करें। आप यूरोप में भी देखिए जो है यूरोपीय यूनियन बना हुआ था, उसके पहले दो दो विश्व युद्ध हो चुके थे। आज यूरोपीय यूनियन जो है चाहे वो ट्रेडिंग के क्षेत्र में हो, चाहे आर्म के क्षेत्र में हो, आर्मी के क्षेत्र में हो, एक बहुत ही सशक्त संगठन के रूप में आ चुका है। आसियान भी जो है आपस में देखा जाए तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के आधार पे साउथ ईस्ट एशिया में यदि शांति रही तो इंडिया और चाइना दोनों जो है एक ट्रेडिंग जो आधार है, जो आपके देखा जाए तो व्यवसायिक आधार का एक इंजन बन सकते हैं दोनों। आइए यहाँ चलें आगे। देखिए दोस्तों जो है
विधान परिषदों में प्रतिनिधि के आधार पर निर्वाचन। अभी हमने बताया था आपको जो है किस आधार पे जो है भारत को जो है बांटने की प्रक्रिया यहां से शुरू हुई। अगला, बजट की विवेचना करना, लोक हित के विषयों पे जो है चर्चा करना और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार जो है 1909 के एक्ट से जो है आपका ये दे दिया। 1892 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी कि एक्ट के तहत शुरुआत हुई थी। और इस एक्ट के तहत जो है देखा जाए तो केवल प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। लेकिन 1909 के एक्ट में जो है बजट पर चर्चा करने, उस पे क्रॉस क्वेश्चन पूछने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन बजट पर जो है मताधिकार का अधिकार ये नहीं दिया। कुछ सकारात्मक चीजें थी इस एक्ट में, लेकिन इस एक्ट में जो है सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक चीजें ज्यादा थी इसमें। इस एक्ट में जो है सर्वप्रथम भारतीय परिषद या वायसराय की कार्यकारिणी में जो है केसी गुप्ता और सैयद हुसैन विलग्रामी को इस कार्यकारिणी का मेंबर बनाया गया। और यह पहला बार था कि जब किसी भारतीय को जो है भारतीय परिषद या वायसराय की कार्यकारिणी में जो है एक सदस्य के रूप में स्थान मिला था। एक सकारात्मक सोच थी। लेकिन आप देखिएगा जो इस विधेयक में पृथक निर्वाचन दिया गया था, इसका पुरजोर विरोध हुआ पूरे भारत। और केसी मुंशी के द्वारा यह कहा गया कि यह अधिनियम प्रजातंत्र सॉरी प्रजातंत्र के गला को घोट देगा। तो हुआ भी। भारत में देखा जाए कम्युनल वायलेंस की शुरुआत इस एक्ट से शुरू हो गई। इस एक्ट में जो है आपके जो है सत्येंद्र नाथ सिन्हा इस एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में जो है एक भारतीय जिसका नाम था आपका जो है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को जो है विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। इस तरीके से जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भी जो है एक भारतीय सदस्य जो विधि सदस्य था उसको एक स्थान मिला। और यह अधिनियम पूरी तरीके से भारत को बांटने या भारत को कम्युनिटी के आधार पे, कम्युनल के आधार पे और भारत में कम्युनल वायलेंस को शुरू करने का, एक सांप्रदायिक दंगा शुरू करने का काम जरूर किया आपका जो है 1909 का एक्ट। आगे हम लोग जो है 1919 का एक्ट भी देख लें। देखिएगा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 उसके बाद से लाया गया, लेकिन इसके पहले की क्या पृष्ठभूमि थी मैं आपको बताऊं कि 1909 का जो अधिनियम था वो अधिनियम जो है निश्चित तौर में भारत में एक सांप्रदायिक रूप से हमारे समाज को बांटने की कोशिश जो की गई थी उसका पुरजोर विरोध हुआ। 1909 के बाद से जो है भारत में जो है 1916 जो लखनऊ का अधिवेशन था कांग्रेस का, उस अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग भी शामिल हुई और एक ही मंच से जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग आई और भारत में जो है स्वतंत्रता के लिए जो है संघर्ष करने का उन लोगों ने निर्णय लिया। इसी समय आपके देखिएगा इस पीरियड में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1980 तक चला, 18 तक। और इस पीरियड में जो है पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूं कि इकोनॉमिकल क्राइसिस आई थी, उसका इंपैक्ट भारत पे भी पड़ा। लोगों के बीच जो है अपने अधिकारों को मांग करने की जो सोच थी वो डेवलप स्वदेशी मूवमेंट ने जो है, स्वदेशी आंदोलन ने जो है जागृत कर दी थी। और इसी दौरान जो है 9 जनवरी 1915 को जो है भारतीय राजनीति में एक ऐसे युग पुरुष का प्रवेश होता है जिन्होंने जो है दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, सफलता मिली। उस ऐसे युग पुरुष की भारतीय राजनीति में एंट्री हुई जिसका नाम था गांधी जी। और 1919 से लेके
1919 से लेके जो है 1947 तक ये गांधी इरा के नाम से जाना जाता है, गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इस समय भारत के लोगों में जो है अपने अधिकारों की मांग और ब्रिटिश गवर्नमेंट के कार्य पद्धतियों के प्रति नफरत जागृत हो चुकी थी और उसी की पूर्ति के लिए जो है, ताकि लोगों के अंदर जो असंतोष है उसको जो है कम किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी अब जान चुकी थी कि अब ज्यादा दिनों तक जो है भारतीय ब्रिटिश शासन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए जो है भारतीय शासन में भारतीयों को प्रवेश की जो है जी शुरुआत, वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है शुरुआत हुई। इसे जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। मोंटेग्यू जो है आपके जो है भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड इस समय जो है भारत के वायसराय थे। और एक चीज मैं आपको और बताऊं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस समय जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीय मुसलमानों से ये कमिटमेंट किया था कि तुर्की का जो सुल्तान, जो पूरे विश्व का खलीफा, मुस्लिम कम्युनिटी का खलीफा समझा जाता था, धर्मगुरु समझा जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि भारतीय मुस्लिम इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमको सहयोग करें, लेकिन तुर्की के सुल्तान जो उनका खलीफा धर्मगुरु था, उनके अधिकारों से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन जो सेवर्ष की संधि हुई, उस सेवर्ष की संधि के बाद तुर्की के सुल्तान जो मुसलमानों का खलीफा कहलाता था, उसके सभी अधिकार छीन लिए गए। और इस तरीके से जो है 1919 में जो है भारत में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई। भारत के मुसलमानों ने अपने धर्म गुरु के लिए प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, और उस आंदोलन के तहत ही जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग गया कि एक ऐसा सुधार लाया जाए जिससे भारतीयों को जो है उस शासन में जो है प्रवेश करने का एक अवसर मिले, ताकि उनके गुस्से को, उनकी जो असंतोष था भारतीयों में, उसको शांत किया जा सके। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1919 को जाना जाता है। और इसी अधिनियम के तहत जो है भारत में सर्वप्रथम एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की शुरुआत जो है हो गई। ये एक्ट, ये अधिनियम एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपसे ये नम्र निवेदन करते हैं कि आप जरूर इस वीडियो को देखें और इससे लाभ उठाएं, ताकि एग्जाम में सभी आने वाले क्वेश्चन जो इससे हो, हम इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी लाएंगे आपके लिए, जो 1773 से एक्ट से लेके जो है 1935 के एक्ट तक के जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, जो हमने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, स्टडी कराया है, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन लाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे। और हमारी कोशिश है कि कम मेहनत में आपको अधिक से अधिक सफलता दिलाएं। इसलिए हमारे वीडियो को जरूर देखें और एक आग्रह करूंगा कि आप उसे लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। इसी एक्ट के तहत जो है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। और देखा जाए तो 1892 में जो है भारत में इलेक्शन शुरुआत हुई थी, और इस समय जो इलेक्शन की शुरुआत हुई थी वो इनडायरेक्ट थी, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत जो है 1919 एक्ट के तहत जो है ये हो गई। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस एक्ट के तहत महिलाओं को भी जो है मताधिकार दिया गया। और आप एक चीज जरूर जो है नोटिस कीजिए इसको, कि भारत के महिलाओं को भारत में मताधिकार जो मिला था 1919 के एक्ट तक, इसके बाद ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार मिला था। और जो पावर शेयरिंग इसको कह सकते हो, पावर शेयरिंग जो जेंडर के आधार पे थी यहाँ पे, वो चीजें जो है यूरोप के कई कंट्रियों में, गल्फ की कई कंट्रियों में जो है, विश्व के कई कंट्रियों में बाद में दिए गए, लेकिन आप यहाँ पे देखो जो है कि जेंडर के आधार पे भी जो है यहाँ सिमिलरिटी, इक्वलिटी मेल और फीमेल में देखने को मिलती। महिलाओं को यहाँ पे मताधिकार दे दिया गया।
और इस तरीके से जो है देखा जाए तो ये एक अच्छी पहलू है। लेकिन आप यहाँ पे देखो जो है सांप्रदायिकता के आधार पे भी जो है जिसकी शुरुआत 1909 के एक्ट के तहत की गई थी, उसका विस्तार यहाँ पे जो है सिख भाइयों को भी दे दिया गया। अर्थात धर्म के आधार पे निर्वाचन पद्धति की जो शुरुआत आपकी हुई थी उसकी जो है विस्तार 1919 के एक्ट में किया गया और सिखों को भी जो है पृथक निर्वाचन और मताधिकार का अधिकार दिया गया। सॉरी। केंद्र में जो है द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत यहाँ पे कर दी गई। आज भी देखिएगा कि एक हमारे लोकतंत्र में जो सदन है, पार्लियामेंट है, जिसमें एक लोकसभा, एक राज्यसभा, लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, उसकी शुरुआत जो है 1919 के एक्ट के तहत हुई थी। और भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है और जिसकी शुरुआत आपके जो है 1992 के 1892 के अधिनियम के तहत की गई थी। 1892 के अधिनियम से भारत में संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हो गई, पार्लियामेंट की स्थापना वहां पे जो है हो गई, क्योंकि जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित लोग थे जहां पे बैठते थे उसको सदन नाम दिया गया, हाउस नाम दिया गया। लेकिन आके जो है 1919 में जो है द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत जो है यहाँ पे, या राज्य परिषद जिसको उच्च सदन कहा जाता था, विधानसभा जिसको निम्न सदन के नाम से जानते, आज भी है, आज भी ये चीजें हैं आपके जो है। राज्यसभा को अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से। तो इसकी शुरुआत आपके 1919 के एक्ट से कर दी गई थी। राज्य परिषद में आपके जो है कुल 60 सदस्य होते थे, जिसमें से आपके जो है निर्वाचित 34 सदस्य और मनोनीत 26 सदस्य होते थे। और इसमें भी जो है निर्वाचित में 27 सदस्य जो है निर्वाचित होते थे और इसमें धर्म के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे भी निर्वाचन होता था। जनरल धर्म के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे और विशिष्ट लोग, इस तरीके से यहाँ पे निर्वाचन की शुरुआत हो गई। इनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। जो राज्य परिषद थी इसका कार्यकाल 5 वर्ष का था। जो केंद्रीय विधानसभा थी उसमें आपके जो है 145 सदस्य थे, जिसमें निर्वाचित आपके सीधे जो डायरेक्ट इलेक्शन होता था वो 104 और मनोनीत आपके 41। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल भी जो है 3 वर्ष रखा गया। हम इस तरीके से लिखित जो लेके आ रहे हैं ताकि आपको जो है बता सकें और आप इससे नोट्स बना सकें। आप एक स्क्रीनशॉट लेके जो है आप उसको पढ़ सकें। आप ये चीजें हम आपके लिए लेके आए हुए हैं कि ताकि जो है आपको हर चीज कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लिखित रूप से दे सकें। और इस तरीके से जो है एक राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद की शुरुआत हो गई। राज्य परिषद में जो कुल मेंबर की संख्या थी आपके जो है वो 60 और केंद्रीय विधान सभा में जो है जो कुल मेंबर थे आपके 145। सॉरी। आप देखिएगा अपर हाउस में जो है इस समय जो है 245 मेंबर हैं आपके जो है, और लोअर हाउस जिसको लोकसभा कहा जाता है इस समय जो है 543 मेंबर हैं। और इस तरीके से जो है आपके जो है ये प्रेजेंट का मैं डाटा आपको दे रहा हूं। परिसीमन होने वाला है 2002 में जो है अटल जी की गवर्नमेंट थी और परिसीमन संशोधन विधेयक उन्होंने लाया था जो 84 में था, जिसके तहत जो है 2026 के बाद जो जनगणना होगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि 2031 में जो पॉपुलेशन काउंटिंग होगी उसके आधार पर परिसीमन लोकसभा में किया जाएगा। क्योंकि जो वर्तमान सीटें हैं वह सीटें आपके जो है 1971 की जो पॉपुलेशन काउंटिंग थी उसके आधार पे। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। आज वर्ल्ड के पहले स्थान पे हम लोग हैं। 10 लाख लोगों पे एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसलिए जो है जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो निर्वाचन क्षेत्र है, उस क्षेत्र में परिसीमन लाके जो है हम सदस्यों की संख्या, हम रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या को बढ़ाएं। तो 2031 के बाद 2031 के बाद से जो है निश्चित तौर पे हमारी जो है लोकसभा और राज्यसभा में जो है जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी संख्या में, उनके नंबर्स में जो है वो
इंक्रीज होगा, वो बढ़ेगा। तो ये चीजें आगे चल के फिर हम लाएंगे आपको वीडियो, जब आपको जो है आर्टिकल 79 पार्लियामेंट, आर्टिकल 80 राज्यसभा, आर्टिकल 81 लोकसभा, आर्टिकल आपके 84 पार्लियामेंट के मेंबरों की जो योग्यता है, वो यहाँ पे हम बहुत अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे, डिटेल। आगे चला जाए हम लोग, देखिए जो है इसमें जो है 1919 के एक्ट में आपका जो है बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार विधानसभा को दिया गया, राज्यसभा को नहीं, राज्य परिषद को नहीं दिया गया, अपर हाउस को नहीं दिया गया, लोअर हाउस को यह अधिकार दिया गया कि वो बजट पर जो है अपनी स्वीकृति प्रदान करे, और यहाँ पे जो है वो डिबेट कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये जरूर आप याद रखो कि 1919 के एक्ट के तहत जो है बजट पर पहली बार जो है इसी एक्ट के तहत मताधिकार का अधिकार दिया गया, अर्थात जो है यहाँ पे हम मताधिकार का प्रयोग बजट को स्वीकृति करने के लिए भी कर सकते। आपके संविधान में जो है देखिएगा आर्टिकल आपके जो है आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 में धन विधेयक, आर्टिकल आपके जो है 112, 113, 114, 115, 116 और 117 ये बजट से संबंधित है। और आप खुद देखो जो है कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार विधानसभा को दिया गया। प्रेजेंट में खुद आप देखो जो है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश की जाती है, तो इस तरीके से बजट पे स्वीकृति का अधिकार जो है विधानसभा को दिया गया। इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता थी कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई, ये सबसे बड़ी विशेषता थी। यहाँ पे जो है दोहरी नीति, दोहरी शासन व्यवस्था, जो प्रांतों के जो सब्जेक्ट, क्योंकि जो है इस एक्ट में केंद्र के लिए अलग सब्जेक्ट और प्रांतों के लिए अपने अलग सब्जेक्ट थे, और प्रांतों में शासन करने के लिए जो है एक रक्षित आरक्षित विशेष जो आपके रिजर्व थे, और एक दूसरा सब्जेक्ट था जिसको हस्तांतरित सब्जेक्ट कहा जाता था, रखा गया था। जो आरक्षित सब्जेक्ट जिसपे गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा जो है नियंत्रण करना, कानून बनाना, ये रखा गया। और जो भारत से चुन के जो है जो इलेक्ट करके गए हुए जो भारतीय मेंबर थे, उनको हस्तांतरित सब्जेक्ट दिए गए, जिसपे जो है जैसे शिक्षा है, एग्रीकल्चर है, ये सब सब्जेक्ट जो है, हेल्थ है, ये सब सब्जेक्ट भारतीयों को दिया। लेकिन यह इसमें जो है सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि भारतीयों को शासन तंत्र में जो है लाकर एक शासन तंत्र के संचालन करने का एक ट्रेनिंग जरूर कहा जा सकता कि यहां दिया गया। भारत में जो आग लगी थी स्वतंत्रता की, आप देखिएगा इससे पहले जो है होम रूल एक्ट के तहत जो है स्वशासन की मांग की गई, चाहे जो भी चीजें, इस एक्ट में जो है गवर्नमेंट ने ये जरूर सोच लाया कि जो भारतीयों की मांग है उस मांग को कुछ हद तक यहाँ पे पूरा किया जा सके। इस तरीके से जो है द्वैध शासन जो है प्रांतों में ये शुरुआत हो, और इसी एक्ट के तहत जो है प्रांतों में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, एक जवाबदेह सरकार की स्थापना कर दी, और इस तरीके से जो है प्रांतों को अधिकार ज्यादा दिए गए। आज भी देखिएगा पावर शेयरिंग के तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी में वर्क करती हैं, इन तीनों को अधिकार दिए गए एक दूसरे के कार्यों में कोई हस्तक्षेप ना करें, इसलिए सब्जेक्ट को भी डिवाइड कर दिया गया है। तो इस तरीके से प्रांतों में जो है एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना 1919 के एक्ट के तहत जो है कर दी गई। द्वैध शासन जो था वो 8 प्रांत, जो आपके गवर्नर जनरल के जो प्रांत कहलाते थे, उसमें ये लागू किया गया था 8 प्रांतों। और केंद्र और प्रांत सरकार के बीच जो है शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, लेकिन इसकी स्पष्ट विभाजन जो है 1935 के एक्ट के तहत। आप देखिएगा जो 7वीं अनुसूची है उसमें आपके जो है संघ सूची, राज्य सूची, और तीसरा जो है समवर्ती
सूची के नाम से जाना जाता है, जो आपके 1935 के एक्ट में आप देखोगे। ये आज है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची को कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जाना। जो इसमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं, उस सब्जेक्ट पे संघ सूची पे केंद्र सरकार को, राज्य सूची पे राज्य सरकार को, समवर्ती सूची पे दोनों को कानून बनाने का अधिकार। इस तरीके से शक्तियों का विभाजन, जो विकेंद्रीकरण की नीति कहलाती है, इसको मजबूत की गई और इस तरीके से जो है पावर शेयरिंग की शुरुआत कर दी गई। और डेमोक्रेसी में मस्ट हैव की पावर शेयरिंग है। इस एक्ट के तहत जो है लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इसके लिए जो है ली कमीशन बनाया गया और ली कमीशन के सुझाव पर 1 अक्टूबर 1926 को जो है यूपीएससी की स्थापना कर दी गई। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत में जो है एग्जाम के तहत सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, वह आपके 1853 के एक्ट के तहत किया गया था। पहला एग्जाम जो है लंदन में हुआ था 1855 में, लेकिन इस एक्ट के तहत जो है भारत और इंग्लैंड दोनों स्थानों पर एक साथ यूपीएससी का एग्जाम, आईसीएससी का एग्जाम कराने का प्रावधान किया गया। और सबसे पहला जो है आईसीएससी का जो एग्जाम हुआ, परीक्षा हुआ था, वह 1922 में जो है इलाहाबाद में हुआ था। आज भी इलाहाबाद का महत्व यूपीएससी और पीसीएस को लेके बहुत ही महत्व। तो इस तरीके से जो है लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया और आपके संविधान में जो है संविधान में आर्टिकल्स 315 से लेके जो है 323 तक जो है यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग के विषय में यहाँ पे दिया गया। हम आगे आने वाले जो भी वीडियो होंगे उसमें आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, 1 2 3 नंबर वाइज हम चलेंगे, ताकि भारतीय संविधान को इतना इजी हम करें ताकि हमारे जितने भी कंपटीटर हैं उनके लिए याद करना, लर्न करना बहुत ही आसान हो जाए। ये चीजें लेके हम जरूर आएंगे। और 1919 के एक्ट के तहत आप देखिएगा मांड फोर्ड एक कमीशन बना था और इसी कमीशन के आधार पे जो है इस एक्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का प्रावधान किया गया। इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। मांड फोर्ड कमीशन के आधार पर यह किया गया। और स्वतंत्रता के बाद आप देखिएगा कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसके चेयरपर्सन थे फजल अली और अन्य मेंबर थे कुंजरू और पन्नीकर। और राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पे जो है आपके गठन तो किया गया था 1953 में, लेकिन इस कमीशन के रिपोर्ट पे, फजल अली कमीशन के रिपोर्ट पे 1956 में जो है भाषा के आधार पे भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया, ताकि जो है उस राज्य में जो है एक ही भाषा के लोग, एक ही संस्कृति के लोग, कल्चर के लोग एक साथ रह सकें। और इस तरीके से जो है 1919 के एक्ट का एक विशेष महत्व है और निश्चित तौर पे यहाँ पे जो है भारतीयों को शासन में प्रवेश की अनुमति मिल गई और जिस स्वशासन की मांग हो रही थी आंशिक रूप से उसकी शुरुआत यहाँ से हो गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट था। और 1919 के एक्ट को जो है इसको न्यूनतम नियम के नाम से भी जाना जाता, नियम के नाम से जाना जाता। आपके जो है 1919 के एक्ट को न्यूनतम नियम के भी नाम से जाना जाता। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे जो है भारत में प्रत्यक्ष चुनाव, महिलाओं को जो है चुनाव में भागीदारी का अधिकार, द्विसदनी व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों को अधिक से अधिक अधिकार, केंद्र और राज्यों के लिए जो है सब्जेक्ट का, विषयों का बंटवारा, लोक सेवा आयोग का गठन, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, ये सभी प्रावधान 1919 के एक्ट के तहत जो है दिया गया। सुधार के कदम में एक कदम और आगे
भारत ने यहाँ कदम रखा। और इस समय जो है गांधी जी जो है भारतीय राजनीति के पटल पर छा चुके थे, क्योंकि चंपारण मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट, अहमदाबाद मूवमेंट, ये तीनों मूवमेंट ने जो है गांधी जी को एक भारत का जो है सफलतम लीडर के रूप में, नेता के रूप में जो है स्थापित कर चुका था। तो निश्चित तौर पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ऐसा लगा कि अब भारतीयों को उनका अधिकार देना चाहिए, और वो चीजें जो है 1919 के एक्ट के तहत उन लोगों ने जो है दिया भी, ये सुधार हुए। आइए अगला जो है हम लोग जो है भारत सरकार अधिनियम 1995 1935 सॉरी 1935 का एक्ट लेके आया है। 1935 का जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम को लाने से पहले हमारे देश में भारतीयों के द्वारा जो अधिकारों की मांग हो रही थी, जिसके लिए आंदोलन चल रहे थे, मूवमेंट चल रहे थे, और 1919 के बाद जो घटनाएं घटी, उसी घटनाओं को देखते हुए भारतीय सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है लाया गया था। दोस्तों, जब 1919 का एक्ट हम लोग पढ़ रहे थे, तो उस एक्ट में जो है एक अधिनियम था, एक नियम था उसमें जो है कि 1919 के एक्ट के बाद 1919 के एक्ट के बाद जो है 10 साल बाद 1919 के एक्ट के तहत जो सुधार लाए गए थे, उसमें क्या चेंजिंग हुई, कितना सफलता मिली, उसकी जांच करने के लिए 10 साल बाद एक कमीशन का गठन किया जाएगा। 10 साल बाद तो आपके जो है 1929 होगा, लेकिन 1929 में 1929 में जो है ब्रिटेन में एक चुनाव होने वाला था। तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है 1919 1919 के एक्ट की जांच करने के लिए एक कमीशन बनाया, जिस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन, जिसका फाउंडेशन रखा गया था 1927 में। इस समय इरविन भारत के गवर्नर थे, और इरविन के ही कहने पे साइमन कमीशन में, जिसमें 7 मेंबर थे, सभी ब्रिटिशर थे, सभी आपके ब्रिटेन के लोग थे। अब भारत की शासन व्यवस्था की जांच करने के लिए, भारत की जो क्या मांग है, लोगों के क्या अधिकार हैं, क्या उनको राइट्स चाहिए, इसकी जांच करने के लिए ब्रिटिशर कैसे करेंगे? किसी भारतीयों को नहीं रखा गया इरविन के कहने पर। साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा। साइमन कमीशन को लेके पूरे भारत में विरोध हुआ। साइमन गो बैक का नारा लगा, लेकिन साइमन ने जो है उस परिस्थितियों में उस एक्ट की जांच करने के बाद जो अपनी रिपोर्ट सौंपी, उस रिपोर्ट के आधार पे जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 को तैयार किया गया। साइमन कमीशन के बाद से जो है भारत में 1930 12 मार्च को जो है 12 मार्च 1930 को डिसओबीडेंस मूवमेंट, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है, वो भी शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ ही जो है आप देखिएगा भारत में गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ब्रिटेन के लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, ताकि साइमन कमीशन के रिपोर्ट पे बातचीत हो सके, और उस रिपोर्ट के आधार पे जो है रिपोर्ट के आधार पे भारतीय शासन अधिनियम 1935 तैयार किया जा सके। पहले गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल जो सम्मेलन हो रहा था, उस सम्मेलन में जो है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, और कोई भी सम्मेलन बिना कांग्रेस के सक्सेस नहीं हो सकता था। इसलिए जो है 5 मार्च 1931 को जो है गांधी जी और इरविन के मध्य दिल्ली में एक समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ, जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इस एग्रीमेंट के आधार पे जो है गांधी जी ने डिसओबीडेंस मूवमेंट को पोस्टपोन्ड कर दी, और उसी के साथ जो है गोलमेज सम्मेलन, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, उसमें भाग लेने के लिए तैयार हो गए, और कांग्रेस के तरफ से गांधी जी ने उसे लीड किया। ब्रिटेन गए, लेकिन वह सक्सेसफुल नहीं हो सका। और इस परिस्थितियों में जो है भारत में जो मांग चल रही थी
उसको लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 ये एक्ट लेके आया। अभी तक के जितने भी एक्ट थे उसमें सबसे बड़ा, सबसे जटिल और ये सबसे अंतिम, क्योंकि इसके बाद से कोई जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कोई एक्ट नहीं लाया गया। यदि कभी कोई पूछता है क्वेश्चन जो है कि कौन सा एक्ट सबसे कम समय तक चला, तो वो था 1909 का। 1935 का जो एक्ट था वो सबसे बड़ा, सबसे जटिल दस्तावेज था। आप देखिएगा इसमें जो है 321 अनुच्छेद, 1321 आर्टिकल्स, 10 शेड्यूल और 14 पार्ट थे, भाग थे। आज के संविधान में जो है 395, 395 एक्ट आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल और 22 पार्ट्स ये लाया। और वर्तमान में भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। 1935 के एक्ट से ही जो है लगभग आपके जो है 250 आर्टिकल्स यहां से हमारे संविधान में लिए गए। और उसके साथ साथ जो बाकी के एक्ट हैं, भारतीय संविधान के निर्माता जो मेकर्स थे, उन्होंने जो है 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके लगभग 10 देशों के संविधान से जो हमारे कंडीशन में सेट हो सकते थे, उन सभी आर्टिकल्स को लिया। ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, इन सभी से देशों से लिया, रूस, और इस तरीके से एक बहुत बड़ा संविधान स्थापित किया, संविधान तैयार किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई इस आर्टिकल, अर्थात हम कह सकते हैं कि फेडरल सिस्टम की स्थापना की गई। फेडरल सिस्टम की स्थापना की गई जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 कमिश्नरियां तथा कुछ देशी रियासतें इसमें शामिल थे। लेकिन अखिल भारतीय संघ की जो स्थापना की गई थी ये सक्सेस नहीं हो पाई। आज भारत राज्यों का संघ है, लेकिन उस समय ये सक्सेस नहीं हो। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा जिसमें 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी शामिल हो। तो इस तरीके से अखिल भारतीय जो संघ की स्थापना थी ये सक्सेस नहीं। 1 अप्रैल 1937 को प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई, अर्थात प्रांतों को जो है 1 अप्रैल 1937 को पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी गई, स्वायत्तता दी गई। वो अपने सब्जेक्ट पे कानून बना सकते थे, लागू कर सकते थे, बजट पेश कर सकते थे। तो प्रांतों को पूरा अधिकार देने का काम 1935 के एक्ट के तहत किया गया। दूसरा काम यह किया गया कि केंद्र में जो है द्वैध शासन की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन आपने देखा होगा जो 1919 के एक्ट के तहत जो है, इस एक्ट के तहत राज्यों में द्वैध शासन की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को 1935 के एक्ट के तहत खत्म करके जो है प्रांतों को पूरी तरीके से स्वायत्तता दे दी गई और उस व्यवस्था को केंद्र में लागू किया गया। अब राज्यों से के तरफ से हम लोग केंद्र की तरफ बढ़ना शुरू किए और केंद्र में भी जो है भारतीयों को शासन में भागीदारी का अधिकार मिल गया। द्वैध शासन की व्यवस्था केंद्र में एक्सटर्नल मामले और इंटरनल मामले, एक्सटर्नल मामले का अधिकार जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को और इंटरनल मामले का जो मामले थे जिस पे अधिकार जो है भारतीयों को दे दिया गया। ऐसे फाइनेंस है, डिफेंस है, पुलिस है, ये सब चीज आपको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को और भारतीयों को जो है हेल्थ, एजुकेशन, ऐसे सब्जेक्ट जो है भारतीयों को दे दिए गए। इस तरीके से केंद्र में जो है द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत जो है वो कर दी गई और इस तरीके से जो है विषयों को जो है एक रक्षित और एक हस्तांतरित विषय में बांट दिया। रक्षित पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को शासन करने का अधिकार और हस्तांतरित पे जो है भारतीयों को शासन करने का अधिकार यहाँ पे दे दिया गया। अब केंद्र में भी जो है भारतीयों को जो है शासन सत्ता में शामिल यहां कर लिया गया। वैसे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब लग चुका था भारतीय मूवमेंट को देखते हुए कि अब भारत में उनके दिन बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं, तो भारतीयों को सत्ता में यहाँ पे भागीदारी 1935 के एक्ट के तहत दे दिया गया। यहाँ पे जो है संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई और
1773 के एक्ट के तहत जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, वह सुप्रीम कोर्ट ये नहीं है, ये अलग है कि 1862 में जो है उसे हाई कोर्ट में बदल दिया गया था और यहाँ पे संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश से मिले के बना था। समय के साथ साथ जो है न्यायाधीशों की संख्या को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाया। आज 1+33 सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या है, जिसकी नियुक्ति जो है सम्राट के द्वारा की जाती थी। आज डेमोक्रेसी में चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होता है और न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है आर्टिकल 124 में दी गई है, जो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। संघीय न्यायालय जो है 1 अक्टूबर 1937 से कार्य करना प्रारंभ किया और पहले मुख्य न्यायाधीश मोरिस ग्वेयर थे। हमारे यहाँ जो है जो न्यायिक व्यवस्था है वह एकीकृत है, लेकिन शासन व्यवस्था जो है वो संघीकृत है। एक फेडरल सिस्टम हम लोगों ने अपनाया। हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था सेम ऐसे ही है, एक ट्रायंगल। सबसे ऊपर आपके जो है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, शीर्ष पे सुप्रीम कोर्ट, और इस तरीके से संघीय न्यायालय की स्थापना भारत में 1935 के एक्ट के तहत जो है वो कर दी गई। शक्तियों का विभाजन आप देखिएगा कि जो है 7वीं अनुसूची में जो है यहाँ पे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आज भी है। आज भी जो है पावर शेयरिंग है भारत में, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को शक्तियों का विभाजन यहाँ पे किया गया है। इस समय जो है संघ सूची में आपके जो है 59 विषय 59 विषय सब्जेक्ट, और प्रांतीय सूची जो राज्य सूची है आपके जो है 54 सब्जेक्ट, और समवर्ती सूची जिसको कॉन्करेंट सब्जेक्ट कहा जाता है, कॉन्करेंट सूची कहा जाता है, ये आपके 36 सब्जेक्ट इसमें शामिल किए। भारत के संविधान में जो है इस समय प्रेजेंट में जो है जो शक्तियों का विभाजन है वो 7वीं शेड्यूल में दिए गए हैं, और शक्तियों के विभाजन के साथ जो जो सब्जेक्ट बांटे गए हैं उस बांटने के बाद भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बच चुके थे, जो समय के साथ साथ परिवर्तन के साथ साथ वो सब्जेक्ट आए जो किसी भी सूची में नहीं है, उसको अवशिष्ट विषय के नाम से जाना जाता। अवशिष्ट विषय वो सब्जेक्ट हैं जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, और इसपे जो है कानून बनाने का अधिकार वायसराय को दिया गया था, और प्रेजेंट में जो है अवशिष्ट सब्जेक्टों पे जो है कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला है। ये कौन कौन से विषय हैं? जैसे साइबर क्राइम, कंप्यूटर, एआई, क्योंकि उस समय जब संविधान का निर्माण हुआ, जब बना, उस समय ये सब्जेक्ट थे नहीं, लेकिन समय के साथ साथ ये सब्जेक्ट आए, उन सब्जेक्ट को किसी सूची में नहीं शामिल किया गया, तो ये अवशिष्ट सब्जेक्ट के रूप में है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार मिला। प्रेजेंट में कुछ अन्य भी प्रावधान किए गए थे 1935 के एक्ट के तहत। इसमें 11 प्रांतों में जो है विधानसभा का गठन हुआ था, जिसमें जो है 6 प्रांतों में जो है द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। राज्यों में भी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में काम करती। जैसे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है लोकसभा और राज्यसभा है, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, अपर हाउस राज्यसभा को, लोअर हाउस लोकसभा को, उसी तरीके से प्रांतों में भी जो है द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत यहाँ पे की गई। आज भी है, आज भी हमारे जो है 6 प्रांतों में जो है द्विसदनी व्यवस्था है। आज उत्तर प्रदेश, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में द्विसदनी व्यवस्था है। तो ये चीजें जो है यहाँ पे रखी गई। आपके जो भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया था, जो 1858 के एक्ट के तहत बनाया गया था। इस परिषद को अब समाप्त कर दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि भारत में जो है इलेक्शन हो रहे थे, केंद्रीय विधान सभा का गठन हो चुका था, प्रांतों में भी जो है प्रांतीय जो विधानमंडल थे उनका भी गठन हो चुका था, प्रांतों को स्वायत्तता दी जा चुकी थी। तो अब भारतीय परिषद
कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए इसे समाप्त कर दिया गया। 1935 के एक्ट के तहत जो है बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारत में स्वतंत्रता का जो आग लगी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि वो आग बर्मा तक न पहुंचे, इसलिए इस एक्ट के तहत जो है जो ब्रिटिश बर्मा एक भारत के प्रांत के रूप में था, उसको अलग कर दिया गया। आप देखिएगा बर्मा को जो है 1826 में जो है जो बर्मा का जो अराकान जो एरिया है उसको भारत में शामिल किया गया। 1852 में जो है लोअर बर्मा को, जिसमें रंगून भी आता है, उसको शामिल किया गया। और 1885 में जो है आपके जो 84 में सॉरी 4 में जो है उस समय डफलिन था, बर्मा को पूरी तरीके से भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था और एक प्रांत के रूप में जो है उसको रखा गया। 1935 के एक्ट के तहत बर्मा को अलग कर दिया गया। हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पे जो है केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कर दिया गया। एक केंद्रीय बैंक की स्थापना कर दी गई और जिसका जो है राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1 अप्रैल 1935 में जब केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ, उस समय ओसबोर्न स्मिथ इसके गवर्नर बने थे। ओसबोर्न इसके गवर्नर थे और 1937 तक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता और 37 से जो है इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई कर दिया गया। तो इस तरीके से भारत में जो है एक केंद्रीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना कर दी गई जो बैंकों का बैंक कहलाता। तो यह एक्ट कंपटीशन के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1935 का एक्ट, जहां से हमारे संविधान में लगभग 250 आर्टिकल यहां से लिए गए और इस तरीके से देखा जाए तो भारतीय संविधान का एक बेस है ये और कंपटीशन के दृष्टि से भी जो है सबसे महत्वपूर्ण है। इससे अक्सर क्वेश्चन आया कर और इस वीडियो को जो मैंने तैयार किया है पीसीएस से लेके लोअर पीसीएस और इस समय पेट की भी वैकेंसी आ रही है, तो पेट के भी जो है ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहां से लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं भारतीय संविधान से और आप इससे जुड़िए। 100% जो है आपको इससे फायदा होगा और पेट की दृष्टि से भी जो है काफी महत्वपूर्ण हमने बनाया है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।